यहाँ पर इस चैप्टर के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें, पॉइंट्स जो है, क्या क्या छोटी छोटी चीजें जो है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास बेटा। ठीक, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर, दैट विल बी ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए तुम लोगों को यहाँ पर क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक, सो ये देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जिसको कि आप लोग कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू दोनों से रिप्रेजेंट कर लेते थे। ठीक है, और जब इसको समझने की बात आती थी तो हम लोग क्या बोलते थे कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है। ठीक है, सो इसको पॉइंट्स में याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी, मास की। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज क्या होगी, दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास। अब इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास का मतलब क्या बना कि भाई जब जैसे ही यूनिवर्स में मास एग्जिस्टेंस में आएगा, उसके साथ ही प्रॉपर्टी भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी तुरंत के तुरंत। हम नहीं देंगे उसको ये प्रॉपर्टी उसके साथ बाय डिफॉल्ट चलेगी। और ये प्रॉपर्टी बेसिकली करती क्या है, सो ये वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मास जो होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को शो कर सके। सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास ड्यू टू विच, due to which it can show इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, जिसकी वजह से वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करने का मतलब है कि वो किसी भी दूसरे मास को क्या कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है और या फिर उस दूसरे मास को रिपेल कर सकता है। तो ये तो पॉइंट आप लोगों ने बेसिक ध्यान रखना है किसको लेकर के बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के। फिर बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज तो ये हो गया, और इसकी यूनिट्स क्या बनती हैं हमारे पास। तो बेटा यूनिट्स में आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग लिख रहे हैं बेटा इसकी एसआई यूनिट, सो दिस इज नोन टू बी कूलम। ये तो हमारे पास क्या रहेगा, कूलम। और अगर लिखते हैं आप लोग इसकी सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट जो है वो दो तरीकों से लिखी जा सकती है इसकी। अब सीजीएस यूनिट में दो जो पॉइंट बनते हैं हमारे पास, एक लिखा जाता है ईएसयू, ठीक है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा लिखा जाता है बेटा आप लोगों के पास ईएमयू, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखते हैं तो बेटा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टैट कूलम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं एब कूलम। ठीक, तो ये दो पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, कूलम। सीजीएस यूनिट में दो स्टैंडर्ड ले लेंगे हम लोग, एक ईएसयू और एक ईएमयू। ईएसयू लिखते हैं तो स्टैट कूलम, और ईएमयू लिखते हैं तो एप कूलम। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स को लेकर के। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स में, तो टाइप्स में वेरी वेल नोन है आप लोगों के पास। ठीक भाई, दो तरीके से हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसमें कि बेसिकली हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, अपना प्रोटॉन। ठीक है, फिर इसके लिए दो चीजें ध्यान रख लेंगे हम लोग यहाँ पर बेटा, कि भाई व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एंड व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी कैटेगरी में, दैट इज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में हम लोग क्या ले लेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखेंगे तो यहां पर वही दो पॉइंट्स आ जाएंगे कि भाई व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात आती है तो कितना हो गया बेटा, -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ जाती है तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, दिस विल बी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं ई, ठीक है, इस तरीके से, so this E will be termed as your elementary charge। इसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हमारा एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब ये रहा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे माइनस ई में, और अगर यहां से हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन, ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे उसको बेटा पॉजिटिव ई में। डन। और अकॉर्डिंगली फिर उनकी वैल्यूज भी चलेंगी, प्रोटॉन के प्रोटॉन वाली रीडिंग जो ऊपर लिखी, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन वाली जो रीडिंग्स लिखी।
ठीक है, तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के। फिर इसी के साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि भाई इफ मास इज जीरो, ठीक है, देन चार्ज विल बी जीरो। अगर मास आपके पास जीरो हो जाता है, ठीक है, तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बात करते हैं फोटोन के लिए, आप लोग बात करते हैं गामा पार्टिकल के लिए, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, मासलेस पार्टिकल्स, ठीक है, इनका कोई रेस्ट मास एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसमें रीजन भी ध्यान रखना, बिकॉज इनकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फोटोन अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ गामा पार्टिकल में बात करता हूं, सो दे ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट, ठीक है, ये किसकी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, लाइट की स्पीड से, ठीक है, जिनकी वजह से इनके पास अपना कोई रेस्ट मास एग्जिस्ट नहीं करता। और जब बेटा मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमने कहा कि चार्ज मास की प्रॉपर्टी है, अगर मास एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपके पास चार्ज की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, तो वहां चार्ज भी खत्म, ठीक है। और फिर दूसरी चीज इसी के साथ, इसी का रिवर्स भी ध्यान रखना है, इफ चार्ज इज जीरो, अगर चार्ज जीरो है, देन नॉट नेसेसरी मास टू बी जीरो, ठीक है। भाई अगर चार्ज जीरो है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास मास जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कंसीडर करा अपना न्यूट्रॉन, ठीक, तो अगर आप लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो भाई न्यूट्रॉन के पास अपना कोई चार्ज नहीं, पर न्यूट्रॉन के पास अपना खुद का मास तो है, जो कि किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर, ठीक है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई अगर मास नहीं है तो चार्ज पक्का नहीं होगा, बट अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी का मास भी खत्म, मास भी जीरो। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर इसी के साथ आप लोगों को एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इफ स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस, स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस, तो जब बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो बॉडी का मास ये तो चेंज होगा, बट बॉडी के चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मास इज अ रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी। ये जो मास है वो किस तरह की प्रॉपर्टी है, रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब स्पीड के साथ साथ बदलेगा। बट जो चार्ज है, दिस इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी, ये नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा आपके पास। ओके, एक लोचा आया है आपका अभी, मास चेंजेस और रिलेटिव मास। बेटा रिलेटिव जो मास चेंज होके बनता है उसी को हम लोग क्या मास बोलते हैं, रेस्ट मास, दैट इज द रिलेटिव मास, ठीक है। जो ऑर्डिनरी मास है वो तो फिक्स रहता है, रेस्ट मास होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं हमेशा, जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी वैसे वैसे बॉडी का रेस्ट मास चेंज होगा, ठीक है। सो चार्ज को लेकर के ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं बेटा, ये वाले सारे पॉइंट्स सबको याद रहेंगे अच्छे से। चार्ज को लेकर के ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है बेटा ये सभी को ध्यान रहेंगे प्रॉपरली, ठीक है। देन ये तो बात हो जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। देन इसके बाद हमारे पास बात आती है चार्ज की कुछ छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक। सो देखिएगा बेटा इनको कैसे करना है आप लोगों ने यहां पर, दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। भाई चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या है हमारे पास। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहली और सबसे कॉमन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर हमारे पास दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो ये ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आप लोगों ने
कि जब कभी भी चार्ज ट्रेवल करेगा, चार्ज ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल करता है वो हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। तो ध्यान रखिएगा, जब उसने बोला ना इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसको आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, सपोज हम लोगों ने ले लिया एक हाई पोटेंशियल बॉडी, ये एक हाई पोटेंशियल बॉडी ले ली। हाई पोटेंशियल बॉडी का मतलब क्या हुआ, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, और एक हम लोगों ने कंसीडर कर लिया बेटा यहाँ पे लो पोटेंशियल बॉडी को। ठीक, तो जब हम लोगों ने कंसीडर किया लो पोटेंशियल बॉडी, सो लो पोटेंशियल बॉडी में हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो अगर हम बोल रहे हैं चार्ज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सो दैट इज पॉजिटिव, कि जो पॉजिटिव है वो हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पर अगर हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी की, जिसमें कि हम लोग बोलेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन, सो दैट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये ध्यान रखना है, जब वो चार्ज बोल रहा है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेकर के चलना है, आप लोगों ने पॉजिटिव बॉडी लेनी है। तो पॉजिटिव जो है वो कहां से कहां मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और जब बात कर रहे हैं बेटा नेगेटिव को लेकर के, तो वो हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ। ये तुम लोगों को इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आती है आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, भाई एडिटिव नेचर में क्या हुआ कि जो नेट चार्ज होगा किसी भी बॉडी का, क्यू नेट, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं, अगर हम उन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर दें, तो वो हम लोगों को क्या देगा बेटा, वहां पे नेट चार्ज देगा। ठीक, और इसको जनरली किस तरीके से लिखा जाएगा ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने, कि भाई दिस क्यू नेट विल बी इक्वल टू, भाई सबमिशन कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, चार्ज का कर रहे हैं। एक वेरिएबल बना दिया आई, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से n तक। और फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, कि क्योंकि एल्जेब्रिक सम है बेटा, इस एल्जेब्रिक सम होने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस तरह की क्वांटिटी हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कि जो चार्ज है उसको हम किस कैटेगरी में डाल के रखते हैं, कि भाई तुम किस तरह की क्वांटिटी हो, तुम एक स्केलर क्वांटिटी हो। तो ये भी ध्यान रख के चलना है बेटा आप लोगों को। ठीक, फिर इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आप लोगों के पास यहाँ पे, दिस इज क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन क्या बोलती है, कि जब कभी भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा, तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा कैसे रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में। तो सिंपली क्वांटाइजेशन ने क्या बोला, कि भाई चार्ज मूविंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, चार्ज मूविंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, जब कभी वो मूव कर रहा है, सो नेवर इन फ्रैक्शन, एंड ऑलवेज इन, एंड ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म। ठीक है, वो हमेशा कैसे रहने वाला है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में रहने वाला है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा बेटा। और जब इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में रहेगा, तो इस वजह से आप लोगों ने क्या लिख दिया, बेसिक इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। इस तरीके से ये तुम्हारी जनरल इक्वेशन हो जाती है, ये तुम्हारी बेसिक इक्वेशन हो जाती है, किसके लिए, क्वांटाइजेशन के लिए।
फिर इसी के लिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। अगर ये पॉइंट आ जाता है आपके पास, बेसिक कॉज ऑफ, अगर किसी को याद हो तो बताएगा कोई भाई जल्दी से। द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज व्हाट, द indivisible nature of charge, indivisible nature of charge। ठीक है, जो चार्ज का इनडिविजिबल नेचर है वही बेसिक कॉज बन जाता है आपका क्वांटाइजेशन के लिए। फिर इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, वो आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, दैट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। ठीक, कंजर्व रहने का मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस से पहले जितना चार्ज है प्रोसेस के बाद भी उतना ही रहेगा। दिस मींस क्यू इनिशियल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्यू फाइनल। जिसमें कि अगर आप लोगों को याद हो बेटा तो इसमें एक एग्जांपल भी लिया करते थे, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहेलेशन, पेयर प्रोडक्शन, और इसी का रिवर्स जो होता था वो होता था पेयर इनहेलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन में आपके पास क्या था कि अगर एक गामा पार्टिकल है और वो गामा पार्टिकल डीके करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद इक्वल नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स, प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन्स, ठीक है, ये चीज बनती है। अब अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्यू इनिशियल जो बना, दिस विल बी द चार्ज ऑफ गामा, और गामा का चार्ज कितना, 0। क्यू फाइनल जो बना, ये क्या बना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस द चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, -1.6 इंटू 10⁻19 प्लस पॉजिट्रॉन का कितना, +1.6 इंटू 10⁻19। सॉल्व आउट करा तो कितना रहेगा, 0। तो भाई प्रोसेस होने से पहले जितना, प्रोसेस होने के बाद भी उतने का उतना ही है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्योंकि क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल दोनों बराबर है, सो दैट इज योर कंजर्वेशन। फिर जहन में एक चिंता आ जाती है कि यार ये पॉजिट्रॉन कहां से आ गया अभी, ये नई चीज। ठीक है, सो देखो, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास ऑफ positron is same as that of electron, that is 9.1 into 10 की पावर -31 kg। बट अगर बात करते हैं चार्ज ऑफ positron, सो दिस इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो जो चार्ज रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, प्रोटोन के बराबर रहेगा, दैट इज +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ड्यूट्रॉन्स अलग चीज हो जाती है, दैट इज द सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बेटा, ड्यूट्रॉन और ड्यूटीरियम। ठीक, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं इस तरीके से, H12। तो जब इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से आर्यन अब याद रहेगा बेटा ये? यस सर। ठीक है, ओके, सो ये तुम लोगों को बेटा सारे पॉइंट्स याद रखने हैं अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को लेकर के। ठीक, तो चार्ज क्या चीज था, ठीक है, चार्ज के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स। ठीक, और उसके बाद चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, यहां तक की चीजें सबकी एक बार रिकॉल हो जाएंगी अच्छे से बेटा, प्रॉपरली यहां तक कर पाएंगे सभी? ठीक है, चलिए फटाफट से आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो आप लोगों के पास पॉइंट आ जाता है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर कूलम्स लॉ। ठीक, सो कूलम्स लॉ ने, ठीक, बड़ी ही सरलता के साथ अपनी बात को रख दिया था। किस तरीके से, इसने कंडीशंस डाल दी थी। सबसे पहली चीज कि भाई अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, किस तरीके के चार्जेस होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक, फिर दूसरी चीज, सेपरेटेड सेंट्रली। भाई उनको हम लोग कैसे सेपरेट करके रखेंगे, सेंट्रली सेपरेट करके रखेंगे, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो कहां से देखा जाएगा, केवल सेंटर से देखा जाएगा। ठीक है, एंड शुड बी एट रेस्ट, शुड बी एट रेस्ट, और किस तरीके से रहे, रेस्ट पे रहें। अब रेस्ट पे रहने का मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि भाई रुके ही हुए हूं, आप लोग उन्हें दौड़ाओ चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरीके से चलाओ उन लोगों को कि उनके बीच का डिस्टेंस ना बदले।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा। और इंटरेक्शन भाई अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, और ये डिपेंड करेगा उस चार्ज के नेचर पर। ठीक है, तो ये ले लिया आप लोगों ने इस तरीके से। डन। तो जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड will always be proportional to the product of the magnitude of the two charges। ठीक है, इसका मतलब जब तुम लोग फॉर्मूला लगा रहे हो, तो फॉर्मूला लगाते समय, ठीक है, चार्ज भले ही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या चलता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो बात रहती है कि यार जो वो पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है, उससे क्या करा हमने, उससे सिर्फ और सिर्फ उस फोर्स की डायरेक्शन बनाई कि फोर्स किस तरफ लगेगा। ठीक, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस। इनवर्सली वेरी करेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ, और डायरेक्टली वेरी करेगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ। और दोनों को जैसे ही कंबाइन कर दिया गया, तो कंबाइन करने के साथ ही आपको क्या मिल गया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहां पर एक छोटा सा कांस्टेंट रख लिया जाता है। तो अब सीधे सीधे लिखेंगे हम लोग K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इस K की वैल्यू कितनी रखी जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दैट तुम्हारा फाइनली जो फॉर्मूला बन जाता है वो कुछ इस तरीके से कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इनका मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बनती है ये तो रहती है बेटा आपकी स्केलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, अगर आप इसी को इसकी वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं, तो F वेक्टर विल बी रिटन एज, जो फोर्स वेक्टर होगा उसे हम कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू n कैप। तो ये ध्यान रख लेंगे हम लोग इसकी वेक्टर फॉर्म को। और वेक्टर फॉर्म सिर्फ यही नहीं, वेक्टर फॉर्म एक और लिखी जा सकती है इसकी, देखो बेटा, दिस F वेक्टर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। भाई ये n कैप है ना, इस n कैप की जगह हमने रखा r कैप, एंड r कैप विल बी r वेक्टर बाय r। ये देखिए, जो क्लास 11th में पढ़ते थे ना कि भाई यूनिट वेक्टर विल बी व्हाट, r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, इस तरीके से। तो जैसे ही रखेंगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, r वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय r क्यूब, इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम लोगों ने कूलम्स लोग लिए, जिसमें कि k की वैल्यू ध्यान रखेंगे कितनी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखेंगे 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये भी ध्यान रखना है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो जब बात आती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अलग अलग तरीकों से लिखोगे आप लोग। दिस कैन बी रिटन एज फोर्स इन वैक्यूम बाय द फोर्स इन मीडियम, कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, कैन बी रिटन एज epsilon m permittivity in medium by permittivity in vacuum, and can be written as capacitance in medium by capacitance in vacuum। and this whole, ये जो सारी चीजें हैं, इसी को हम लोग फर्दर क्या लिखते हैं, epsilon r, that is your relative permittivity। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी अलग नहीं है, दोनों सेम चीजें होती हैं बेटा। ठीक, यहां तक के सारे पॉइंट्स ध्यान रहेंगे सभी को अच्छे से बेटा, यहां तक के सारे पॉइंट सभी को अच्छे से ध्यान रहेंगे। ठीक, फिर इसी के साथ आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भाई आप लोगों ने बनाना है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो भाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो यूनिट बनी वो क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहीं से इसको रिजॉल्व करना शुरू कर दो। सो न्यूटन से कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू ये मीटर स्क्वायर एज इट इज, एंड डिवाइडेड बाय कूलम जो है वो फंडामेंटल में नहीं होता,
फंडामेंटल में होता है करंट एंड टाइम। तो कूलम को आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज, दैट चार्ज इज करंट इनटू टाइम। सो कूलम कैन बी रिटन एज एम्पियर सेकेंड। तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही आप लोग इसको रिजॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना बन गया, दिस इज किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड -4 एंड एम्पियर -2। तो इसका मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस इज m1 l3 t-4 a-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आप लोगों के पास बेटा आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। फिर इसी तरीके से अगर आप लोग जाते हैं परमिटिविटी में बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो भाई जब इसके लिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो यूनिट्स याद करो, दिस इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बिल्कुल उल्टा बन जाएगा, एकदम रिवर्स बन जाएगा, देखना भी है। ठीक, सो इसको जब रिजॉल्व करते हैं तो कूलम स्क्वायर से कितना हो गया, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन कितना हो गया, दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर आपके पास एज इट इज। अगर इसको रिजॉल्व करते हैं तो देखो ध्यान से, किलोग्राम ऊपर गया, किलोग्राम -1, ये मीटर एंड मीटर स्क्वायर विल बी मीटर क्यूब, ये ऊपर गया मीटर -3 सेकेंड, ये जो डिनोमिनेटर में -2 है ऊपर जाके कितना हो गया सेकेंड 4, और इधर से ये a2। तो इसका मतलब यहां पर आप लोगों के पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, दिस विल बी m-1 l-3 t4 एंड a2। बताइए बेटा, ये वाले दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे सभी लोगों के अच्छे से, ये वाले दोनों पॉइंट्स सभी लोगों के प्रॉपर्ली हो जाएंगे, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे मूव ऑन करते हैं। तो देखिए बेटा, इसके बाद आप लोगों को इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं कूलम्स लॉ की। तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहला ध्यान ये रख लीजिए दैट कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ये किस तरह का फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। भाई सेंट्रल फोर्स क्यों है, क्योंकि हमेशा एक ऐसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है जो कि दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जोड़ती हैं। भाई मान लेते हैं ये हमारा हो गया Q1, ये हमारा हो गया Q2, तो जो फोर्स लगेगा वो दोनों के सेंटर के अलोंग लगेगा इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहा गया, सेंट्रल फोर्स कहा गया। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट याद रखेंगे वो क्या ध्यान रखेंगे, दैट कूलम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये किस तरह का फोर्स रहेगा बेटा हमारे पास, कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जो वर्क डन रहेगा कंप्लीट साइकिल पर दैट इज गोइंग टू बी 0। सो ये भी ध्यान रखना है कि दिस वर्क डन ओवर कंप्लीट साइकिल, वर्क डन ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। जो वर्क डन रहेगा वो कंप्लीट साइकिल पर कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो वर्क डन होगा दैट विल डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ। इसी के अंदर कि जो वर्क डन है, वर्क डन 2 पॉइंट्स, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम किस रास्ते को फॉलो करके गए हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर, उसकी इनिशियल पोजीशन पर और उसकी फाइनल पोजीशन पर बेटा। ठीक है, तो एक ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, फिर इसके बाद एक आखिरी छोटा सा पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा कि कूलम फोर्स जो है, कूलम्स लॉ जो है वो हमेशा ओबे करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। ठीक, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन को जहां जगह मिली बेटा ये वहीं आ गया। ठीक है, कि मतलब जितना फोर्स एक चार्ज ए दूसरे चार्ज बी पर लगाएगा, इन रिटर्न उतना ही फोर्स बी जो है वो ए पर लगाएगा, और दोनों की डायरेक्शंस क्या रहेंगी, एक दूसरे से रिवर्स रहेंगी।
ठीक, सो यहां तक के पॉइंट्स एक बार अच्छे से हो जाएंगे बेटा सभी के, यहां तक के सारे पॉइंट्स सभी लोगों के अच्छे से हो जाएंगे भाई। चलिए जी, देन इससे आगे चलते हैं। देखिए बेटा अब हम लोग यहाँ पर, सो यहां से अगला जो पॉइंट आएगा वो आता है आपके पास जो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करते थे आप लोगों के पास। देखिए बेटा, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक, तो जब आप लोग बात करते हैं अलग अलग तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तो यहां आपकी बनती थी बेटा तीन कैटेगरीज। तो जो सबसे पहली कैटेगरी होती थी उसको आप लोग कहते थे लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर हमारे पास एक फाइन लेंथ आ जाती है इस तरीके से जिस पर कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, एंड इन सच अ वे कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा हम लोग क्या दे पाएंगे, यहाँ पे चार्ज दे पाएंगे। तो दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नोन एज व्हाट, लीनियर चार्ज। और यहां लिखा जाता है पूरी लेंथ के लिए लैम्डा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाय L। और अगर लिखते हैं इसको छोटे हिस्से के लिए, सो दिस विल बी रिटन एज dq बाय dl। और अगर आप लोग बात करते हैं इसकी यूनिट्स को लेकर के, सो दिस विल बी कूलम पर मीटर। इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बन जाती है हमारे पास, कूलम पर मीटर बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने किसके लिए, लीनियर चार्ज के लिए। फिर सेकेंड कैटेगरी जो आती है बेटा हमारे पास वो आ जाती है सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज, तो सरफेस चार्ज के अंदर क्या कहानी आ जाएगी भाई, जैसे लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज की कंडीशन हुआ करती थी कि जो थिकनेस है दैट शुड बी नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। जो भी हमारा वायर होगा, ठीक है, उसकी जो थिकनेस रहेगी वो लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी, ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल। तो इसी तरीके से जब सरफेस चार्ज की बात की जाती है तो यहां पर कंडीशन होती है कि जो बॉडी है आप लोगों के पास, दैट बॉडी शुड बी हॉलो। वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, हॉलो होनी चाहिए। ठीक, भाई ये ले लिया तुम लोगों ने एक शेल, और इस शेल का जो एरिया है वो है ए, और जब चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली उसकी सरफेस पर आ गया। ठीक, तो यहां जो कांस्टेंट बनता है वो बनता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखते हैं, Q बाई ए। और अगर छोटे हिस्से के लिए लिखना चाहेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सिग्मा विल बी dq बाई डी ए। ठीक, और अगर इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो यहां यूनिट्स हो जाएंगी बेटा आपकी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है बेटा आप लोगों को। और फिर जो तीसरी कैटेगरी आती है इसके अंदर वो आ जाती है आप लोगों के पास वॉल्यूम चार्ज। ठीक, तो जब वॉल्यूम चार्ज की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास कंडीशन, द बॉडी शुड बी सॉलिड। जो बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, सॉलिड बॉडी होनी चाहिए, मतलब जो मास होगा वो उस बॉडी के अंदर भी रहना चाहिए। ठीक, तो जब आप लोगों ने सॉलिड बॉडी कंसीडर करी तो अब जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पर ही नहीं, क्योंकि मास पार्टिकल्स अंदर भी हैं तो चार्ज कुछ ना कुछ अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक, और अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो यहां आपके पास बनता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो, जिसको कि पूरी बॉडी के लिए लिखा जाता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, और छोटे हिस्से के लिए लिखा जाता है डी क्यू बाई डीवी, डी क्यू बाय डीवी। और जब हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट्स को लेकर के तो यूनिट्स क्या हो जाती हैं बेटा, कूलम पर मीटर क्यूब, इस तरीके से बेटा। तो ये तीनों चीजें ध्यान रहेंगी आप सभी को अच्छे से कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आए तो तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। हो जाएगा सभी का। चलो, तो सिर्फ इतना, ये तो हिस्सा है जो कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज के लिए आ जाता है। अब इससे अगला हिस्सा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा अपना पॉइंट कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या चीज है। ठीक है, तो इसको भी समझिए ध्यान से। भाई जब बात आ जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो आप लोग क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट जिसमें कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बट इस तरीके से कि जितना नेगेटिव रहेगा उतना ही पॉजिटिव भी रहेगा। सो ये माइनस क्यू और ये
प्लस क्यू, और इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस के साथ, तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि ये अरेंजमेंट हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, और इस डाइपोल के लिए आप लोग जब देखेंगे तो दो चीजें देखनी है आप लोगों ने, एक डाइपोल मूवमेंट जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं पी से, एंड दिस पी विल ऑलवेज बी इक्वल टू दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा टोटल डिस्टेंस के साथ। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी क्यू इंटू टू ए, ये चीज। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है बेटा, ये किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन ध्यान रखेंगे ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा कैसे रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगी, इस तरीके से। ठीक है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे भाई, पी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए एन कैप, और इसकी यूनिट्स जब बनाने की बात आएगी तो यूनिट्स भाई देखिए, चार्ज इनटू डिस्टेंस, सो दैट विल बी कूलम मीटर, ये इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। तो ये तो बात हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए। फिर इसके बाद यहां पर आपके पास जो पॉइंट आता है, दैट इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इन दोनों को एक साथ करके देखो बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, अब ये देखो, जब कहानी करनी है तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, तो इसमें तो आप लोग सीधे सीधे जानते हैं कि भाई एक चार्ज के आसपास ऐसा रीजन जिसमें कि जो गिवन चार्ज है, ठीक है, ये हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं। देखो, अगर बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो भाई मान लिया ये हमारा यहाँ कहीं एक सोर्स चार्ज, मतलब जो गिवन चार्ज था वो रखा हुआ है। ठीक है, तो सोर्स चार्ज के आसपास एक ऐसा सिमेट्रिक रीजन, ये हम लोगों ने यहां पर बना लिया इस तरीके से, एक सिमेट्रिक रीजन, जिसमें कि अगर हम लोगों ने कोई दूसरा चार्ज रखा, ठीक, तो जो दूसरा चार्ज रखा जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टेस्ट चार्ज, इस तरीके से, टेस्ट चार्ज। ठीक, तो जो सोर्स चार्ज है हमारा, वो उस टेस्ट चार्ज पर क्या कर सकता है, एक फोर्स लगा सकता है। ठीक है, सो वो रीजन जहां तक ये जो सोर्स चार्ज है वो उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट कर सके, या फिर हम कहें जो टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज की वजह से अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, उस रीजन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और क्योंकि हमने बोला कि भाई फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, तो जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको इन जनरल जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसको लिखा कैसे हम लोगों ने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में ये रटना नहीं है कि टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज पे फोर्स लगेगा आपने हमेशा उसी से डिवाइड करना है। तो ये चीज ध्यान रखें कि भाई जिस चार्ज पर फोर्स लगेगा आपने उसी से डिवाइड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाय क्यू नॉट। ये तो बहुत जनरल इक्वेशन बनी, पर जब प्रॉपर फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा हम लोग, तो वो थोड़ा सा अलग जाता है, जिसमें कि छोटा सा पॉइंट है आपका क्वेश्चन के लिए, इस तरीके से। अगर आप प्रॉपर इक्वेशन की बात करते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एंड एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, इस तरीके से बेटा। और अगर इस फॉर्मूले को आप लोग देखते हैं तो इस फॉर्मूले में जो ये हिस्सा है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, इसका सिग्निफिकेंस ध्यान रखेंगे। ठीक है, शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को याद भी हो कि इसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या हुआ करता था कि भाई लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू नॉट चार्ज इतना छोटा है कि वो हमारे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कि भाई दिस सिग्निफिकेंस क्या हो गया,
कि Q नॉट विल नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। वो हमारे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है। फिर इसी को जब रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व करने के बाद आपके पास लिखा जाता है कि आपके गिवन चार्ज की, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज कह लीजिए, सोर्स चार्ज कह लीजिए, आइसोलेटेड चार्ज कह लीजिए, सारा कुछ सेम। ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशन बनती है आपके पास वो क्या बनती है, दैट E इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसमें कि जो R है बेटा वो क्या इंडिकेट करता है, सोर्स चार्ज, मतलब जिसकी हम फील्ड निकाल रहे हैं उस चार्ज का वहां तक का डिस्टेंस जिस चार्ज पर फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, जिसकी वजह से निकाल रहे हैं तो वो तो कौन हो गया, कैपिटल Q सोर्स चार्ज। जिसके लिए निकाल रहे हैं वो कौन हो गया, हमारा टेस्ट चार्ज। तो वहां तक का डिस्टेंस ही हमारा क्या रहेगा, ये डिस्टेंस R रहेगा। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के तुम लोगों को ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ अपने 3 बेसिक इक्वेशंस जो याद रखनी है बेटा, वो क्या क्या हो जाएंगी। सबसे पहली, दिस इज F/Q0। ठीक है। दूसरी अगर लिखी तो ये लिख दी आप लोगों ने, ई वेक्टर, इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होता, कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 एंड F वेक्टर बाय Q0। और जो तीसरी जो कि काफी जगहों पर यूज की जाएगी, दैट इज योर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और या फिर इसी को क्या लिखा, KQ/R स्क्वायर, इस तरीके से। और किस तरह की क्वांटिटी है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा। ठीक है। अगर आप लोग बात करते हैं इसकी यूनिट्स को लेकर के, तो यूनिट्स में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, दो चीजें। और दो चीजें कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी आपके पास न्यूटन पर कूलम, और दूसरी हो जाएगी आपके पास वोल्ट पर मीटर। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये तीनों जनरल पॉइंट्स आप सभी को ध्यान रहेंगे अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के। ठीक है। नाउ यहां से आगे बढ़ो और देखो बेटा, तो यहां पर हमने एक पॉइंट और लिखा है इसी के साथ, दैट इज योर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कहानी करनी है तो आप लोग क्या कहते हैं, कि कोई भी हाइपोथेटिकल कर्व जिसमें कि अगर आप लोगों ने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे आप लोगों ने क्या बनाया, टेंजेंट, और उस टेंजेंट ने आपको किसकी डायरेक्शन दी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन दिस हाइपोथेटिकल कर्व, जो ये आपके पास कर्व बना बेटा यहाँ पे, इस हाइपोथेटिकल कर्व को ही हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एक इमेजिनरी कर्व है, एक इमेजिनरी पाथ है, जिस पर कि अगर एक टेंजेंट बनाया जाए पॉइंट को लेकर के तो वो आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसके लिए तुम लोगों को छोटे छोटे पॉइंट जो ध्यान रखने हैं वो क्या ध्यान रखने पड़ेंगे, ये देखिएगा बेटा एक बार ध्यान से। आ जाए भाई, हाँ ये ठीक है। ये मेंशन कर लेते हैं हम लोग यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो बेसिक जनरल प्रॉपर्टी बनेगी वो हमारे पास क्या क्या रहेंगी बेटा। अच्छा बच्चे लोग, ये बेटा पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ये वाले पॉइंट्स जो हम कर रहे हैं ये सभी को क्लियर हो रहे हैं अच्छे से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नाउ ये देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है इस पे। नाउ
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जब जनरल प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तो यहां पर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक सा, कि नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इफ दे डू, ठीक है, अगर किया तो इसका मतलब अ चार्ज पार्टिकल shows two different direction, charge particle shows two different directions at a given instant। जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन जो होगा, ठीक है, वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में बन जाएगा एक गिवन इंस्टेंट के लिए, जो कि कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एंड प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इसको हम लोग एग्जिस्टेंस में नहीं ले पाएंगे। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। भाई क्लोज लूप क्यों नहीं बनाते? क्योंकि चार्ज इनसाइड इज ऑलवेज जीरो। बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी रहती है? जीरो रहती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो गई तो इसका मतलब लाइन ऑफ फोर्स सरफेस से शुरू होगी और सरफेस पे ही खत्म हो जाती है। सो विच इंप्लाइज ओरिजिनेट्स फ्रॉम सरफेस, स्टार्ट्स फ्रॉम सरफेस एंड एंड्स एट सरफेस। भाई सरफेस से ही शुरू और सरफेस पे ही खत्म। ठीक, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। फिर दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक गिवन रीजन के अंदर कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होती। ठीक है, नाउ इन अ गिवन रीजन, इन अ गिवन रीजन लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ, अरे भाई बेटा एक मिनट, हैंग हो गया है सिस्टम, कनेक्टेड रहिएगा आप लोग। वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट भाई लोग। चलिए जी। सो इन अ गिवन रीजन लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ, अरे भाई, लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी, कैन नेवर बी डिसकॉन्टिन्यूअस। वो कभी भी एक गिवन फील्ड रीजन के अंदर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हो तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जिसमें कि फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल रखी जाए बराबर डिस्टेंस लेकर के। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे पास? अरे यार, काहे इतना गुस्सा हो रहा है ये? ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास, अरे 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 अरे, इतना नखरा। रुकिए भाई आप, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला,
ओके नाउ भाई अभी ठीक है, स्क्रीन विजिबल है बेटा सभी को अच्छे से? चलिए जी बहुत बढ़िया। सो वापस से शुरुआत करते हैं, अगर ये दोबारा कष्ट ना दे तो। भाई हमने देखा कि इन अ गिवन रीजन फील्ड जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगी। और इसके बाद जो हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी वो बात ये आई हमारे पास कि अगर हम लोग बात करते हैं इस तरीके के रीजन की जिसमें कि फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे से पैरेलल बराबर डिस्टेंस पे रखी गई हो, सो दैट रीजन विल बी योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजन आपके पास क्या बन जाएगा, आप लोगों का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बन जाएगा। और अगर भाई सपोज फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आपके पास, ऐसे करके, ठीक है ना, ये हमें डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दी गई है। ठीक, सपोज ये हम लोगों ने यहां पर एक पॉइंट ले लिया है ए, और इधर हम लोगों ने पॉइंट ले लिया है बी। ठीक, तो यहां दो चीजें, पहली चीज तो ये कि भाई ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गई, ये हमारे पास किस तरह की फील्ड बन गई, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। फिर दूसरी चीज, अगर तुम बात करते हो पॉइंट ए की, तो क्योंकि पॉइंट ए ऐसे रीजन में आ गया जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के काफी करीब हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अगर बात करते हैं आप पॉइंट बी की, और ये पॉइंट बी जो है वो एक ऐसे रीजन के अंदर आ गया जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से फार अपार्ट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों के पास वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को ध्यान रखने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए। यहां तक की चीजें हो जाएंगी बेटा सभी की अच्छे से, यहां तक की चीजें सभी लोगों की प्रॉपरली हो जाएंगी एकदम अच्छे से बेटा। चलिए जी, अब इससे आगे चलते हैं, तो देखिए बेटा अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है। नाउ वी हैव द कंसेप्ट ऑफ एक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, वहां पे क्या क्या फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो ये देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे, भाई ये आप लोगों ने कंसीडर करी अपनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर टोटल लगभग 6 से 7 पॉइंट्स हैं, उन सभी को अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये रही आप लोगों की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया ऑन द लेफ्ट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव चार्ज है वो हो गया आप लोगों के पास ऑन द राइट साइड, इस तरीके से करके। ठीक है, आप लोगों ने यहां पर रख दिया बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, और इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से रखा है कि ये रखा है आपका नेगेटिव, और ये रखा हुआ है आप लोगों का पॉजिटिव, और डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हुआ क्या भाई, डाइपोल का जो ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, डाइपोल का जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज ने अपनी तरफ खींच लिया ऐसे करके। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया कि भाई दिस इज F1 वेक्टर। तो ये जो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ये किसके इक्वल बनेगा, हम लोगों ने ये पढ़ा ना, E इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, तो यहां से F को हम कितना लिख पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड, दैट इज कैपिटल Q। डन। और इसी तरीके से अगर हम देखें अपने डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज को,
तो जो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है उसे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स लग गया हमारे पास से F2 वेक्टर। और अगर हम देखें बेटा F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो ये F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, EQ। कुछ इस तरीके की कहानी चलेगी हमारे पास। तो यहां से सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को देखने को मिलता है बेटा, वो क्या मिलता है, सबसे पहली चीज कि क्योंकि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाता है, 0। और क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास 0 हो गया, तो इस वजह से नो ट्रांसलेटरी मोशन, यहां पर किसी भी तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। और क्योंकि ये तो ट्रांसलेटरी मोशन की बात हो गई, ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बनता है कि जो हमारे पास यहां फोर्स बना, उस फोर्स के लिए तीन चीजें देखी गई। पहली चीज देखी गई कि इक्वल मैग्नीट्यूड चल रहा है, ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास। फिर दूसरी चीज देखी गई, अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। और तीसरी चीज देखी गई बेटा, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन भी है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन भी चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इन सभी ने मिल करके वहां पर क्या बना दिया, टॉर्क बना दिया, दिस टॉर्क विल एक्ट। ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि भैया ठीक है, टॉर्क तो लगेगा पर कितना लगेगा। तो जो टॉर्क लगेगा, द टॉर्क इज Pe sin theta, where this theta is the angle between dipole moment and इलेक्ट्रिक फील्ड। जो थीटा रहेगा वो रहेगा एंगल किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और डाइपोल के बीच में। और इसी की वेक्टर इक्वेशन को लिखा जाता है हमेशा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। या तो आप इस तरीके से लिखिए, अदरवाइज आप लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास रिजल्ट ए क्रॉस बी है, ठीक है, तो हम लोग उसको लिखना चाहते हैं बी क्रॉस ए, तो वो अपोजिट डायरेक्शन ले लेगा, तो इस वजह से नेगेटिव चला जाता है वहां पे। तो आप चॉइस है, चाहे पी क्रॉस ई लिखिए और चाहे नेगेटिव ऑफ ई क्रॉस पी लिखिए, दोनों ही रिजल्ट आप लोगों के यहां पर ठीक माने जाएंगे बेटा ये, ठीक। फिर इसी में, इसी तीसरे पॉइंट के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर थीटा हो जाता है आपका 0 डिग्री, टॉर्क 0 बनेगा। अगर थीटा हो जाता है आप लोगों का 180 डिग्री, तब भी टॉर्क 0 बनेगा। और अगर थीटा हो जाता है आप लोगों का 90 डिग्री, तो टॉर्क पीई बनेगा। तो जब टॉर्क 0 है, एंगल 0 होने की वजह से, तो ये रहेगा तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर टॉर्क 0 है 180 डिग्री की वजह से, तो ये रहेगा तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब टॉर्क हो जाता है तुम्हारा पीई, तो ये तुम्हारा हो जाता है मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में तुम लोगों को बेटा ये वाले फॉर्मुलाज के टॉर्क को हम लोग क्या क्या लिखेंगे, दैट इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और उसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम कब है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब है और मैक्सिमम कब है। तीसरी ये चीज ध्यान रखनी है। फिर चौथी चीज क्या ध्यान रखनी है आप लोगों ने, कि जब डाइपोल रोटेट कर गया तो वहां कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, ठीक। सो चौथा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, इन रोटेटिंग द डाइपोल। तो यहां पर जो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बेटा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। कि भाई इनिशियली कितने एंगल पर था और फाइनली कितने एंगल पर है, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी। तो वहां से आप लोगों को ये थीटा इनिशियल एंड थीटा फाइनल की रेंज पता लग जाएगी। या तो आप ये लिख लीजिए, अदरवाइज आप लोग पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा बेटा पीई एंड दिस कॉस थीटा इनिशियल एंड माइनस कॉस थीटा
फाइनल। चॉइस है दोनों में से, जिस मर्जी को चला लीजिए, रिजल्ट जो आंसर्स हैं वो सेम आएंगे आपके। ठीक, ये कहानी हो जाती है वर्क डन की, ये तुम्हारा चौथा पॉइंट बन जाता है। फिर इसके बाद जो पांचवा पॉइंट बनता है बेटा आप लोगों के पास, दिस इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज रिटन एज माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा है तो आप लोग इसे डॉट प्रोडक्ट में भी लिखते हैं, दैट इज माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। एंड डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि आप इनको रिवर्स करके नहीं लिख सकते, तो यहां पर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट पी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है। और आखिरी जो पॉइंट आता है बेटा वो ये आता है कि जब कभी भी आप लोग डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सो डाइपोल ऑलवेज एग्जीक्यूट्स एसएचएम। ये अपने नोट्स में देखिएगा, ठीक है, वहां पूरा डेरिवेशन है इस चीज का। तो जो डाइपोल है वो हमेशा क्या एग्जीक्यूट करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें कि उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रहता है वो कितना ध्यान रखना है, टी इज इक्वल्स टू माइनस क्या बताता है बेटा, अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे माइनस पीई, ठीक है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर या फिर माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट पी वेक्टर। तो जो एनर्जी है वो किससे आती है, वर्क डन से। और जब कभी भी वर्क डन नेगेटिव है तो जो इसका नेचर है वो कैसा है, अगेंस्ट है। ये ध्यान रखिएगा आर्यन बेटा। ठीक है आर्यन, याद रहेगी ये चीज, चलिए गुड। सो टी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एंड अंडर रूट ऑफ आई बाय पीई। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोगों ने, किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। ठीक, और जब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की तो इसे पलटी मार दो, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 पाई, 1/2 पाई एंड अंडर रूट ऑफ पीई बाय आई। तो ये वो सारे फॉर्मूलाज हैं, ये वो सारी इक्वेशंस हैं जो कि आप लोगों को किस चीज के लिए ध्यान रखनी है, कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वहां क्या क्या चीजें होंगी। कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, टॉर्क लगेगा कितना, पीई साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और या फिर माइनस ऑफ ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। वर्क डन होगा कितना, या तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, और या फिर लिख देंगे पॉजिटिव ऑफ पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। फिर पोटेंशियल एनर्जी बनेगी तो उसको कितना लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, या फिर डॉट प्रोडक्ट में लिख दीजिए माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर और माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट पी वेक्टर। एंड फाइनली ड्यूरिंग द रोटेशन, जब वो रोटेट कर रहा है तो कभी पूरा रोटेट नहीं करेगा, 180 डिग्री के बाद वापस टर्न मार लेता है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो वहां पर उसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये दोनों फॉर्मुले सामने आपके लिखे, इनको भी ध्यान रखना है। तो ये वाले सारे पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा अच्छे से एक बार आप लोगों के, ये वाले सारे पॉइंट्स कर पाएंगे बेटा सभी। चलिए जी, अब इसके बाद देखिए बेटा जो अगला पॉइंट बनता है आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर। अब बारी आती है, अभी तो तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड में रखा था, अब डाइपोल के लिए तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होती है। तो जब डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होती है तो वो कौन सा पॉइंट देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इसमें सीधे से दो फॉर्मूलाज, कैसे ये देखो बना लेते हैं इसको, यहां पर छोटा सा डायग्राम एक प्यारा सा। भाई सपोज आप लोगों के पास इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है अपना, ये माइनस और ये प्लस, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, so दिस लोकेशन इज ए एंड दिस लोकेशन इज बी। ठीक, ये हो गया आपका डाइपोल का सेंटर, सो दैट सेंट्रल डिस्टेंसेस हो जाते थे आप लोगों के पास ए एंड ए, इस तरीके से। ठीक,
अगर इस अरेंजमेंट में आप लोग देखते हैं डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन p वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई ऐसे राइट साइड इस डायग्राम के अंदर ऐसे करके, ठीक है। अब आप लोग बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एक्सियल पोजीशन को। तो एक्सियल पोजीशन विल बी लाइक दिस अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने ये एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, से द पॉइंट इज P, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है राइट फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस तुम्हें दिया गया है मान लो R, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये जो पॉइंट P है दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दिस इज ऑलवेज 2kp डिवाइडेड बाय R क्यूब, इतनी बनती है, एंड एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। मतलब जो टोटल फील्ड बनती है वो डाइपोल के साथ कितने एंगल पर रहती है, 0 डिग्री पर, मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। तो इसका मतलब पॉइंट P पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी E axial, that will be directed in the direction of dipole moment like this। तो ये तो होता है तुम्हारा एक्सियल पॉइंट, ठीक। और अगर बात करते हो इक्विटोरियल पॉइंट की, सो इक्विटोरियल लोकेशन इज राइट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। नाउ से ये तुम्हारे पास पॉइंट है यहां पर C, एंड विच इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस R, जो कि कितने डिस्टेंस पर लोकेट कर रहा है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, R डिस्टेंस पर। तो ये जो पॉइंट C है ये आपका कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। और इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे बेटा E इक्विटोरियल, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू kp बाय R क्यूब, ये हमेशा कितनी रहेगी, kp बाय R क्यूब रहेगी। और अगर आप देखते हैं बेटा तो पॉइंट C पर ये जो kp बाय R क्यूब होती है ये कितने एंगल पर, दिस इज ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। मतलब पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट करेगी वो डाइपोल से एंटी पैरेलल इस तरीके से करती है बेटा, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि भाई ई इक्विटोरियल कितना, वो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितने एंगल पर, दिस इज ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। और फिर दूसरा ध्यान रखना है ई एक्सियल, तो ये हो गया 2kp बाय R क्यूब, और हमेशा कितने एंगल पर, एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो ये तो दो पॉइंट हो जाते हैं तुम्हारे पास एक्सियल और इक्विटोरियल के लिए। फिर इसी के साथ अगर डाइपोल आइडेंटिकल है ये भी मेंशन कर लेंगे, फॉर identical dipole and same observation distance, same observation सेम ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, ये आर की वैल्यू जो है वो सेम चल रही है। अगर डाइपोल सेम है दोनों केसेस के लिए और जो आर की वैल्यू है वो भी सेम है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ई एक्सियल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ ई इक्विटोरियल, ये चीज बेटा। तो डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स हैं बेटा ये ध्यान रहेंगे आप सभी को अच्छे से, एक्सियल एंड इक्विटोरियल वाले पॉइंट्स ध्यान रहेंगे। चलिए जी, फिर इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ये देखो बेटा यहां पर, दिस इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट मनमीत बेटा क्या कह रहे हैं, लेट मी चेक। मनमीत कह रहा है सर एक बार आइडेंटिकल डाइपोल दोबारा दिखा दो। ओके सर, कुड यू प्लीज रिपीट द अदर नेम्स ऑफ एक्सियल। बिल्कुल एकता बेटा, ये भी लिख देते हैं हम लोग यहीं पे। मनमीत ये देखो पहले आप देख लो बेटा, मनमीत एक बार, आइडेंटिकल डाइपोल का मतलब क्या हुआ, एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों के लिए हमारा डाइपोल सेम है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे रखा। इस सिचुएशन में हमारा डाइपोल तो ये एक ही है जो हमने रेड से बनाया, यही तुम्हारा एक्सियल के लिए भी काम कर रहा है और यही तुम्हारा इक्विटोरियल के लिए भी काम कर रहा है। सो मतलब आइडेंटिकल डाइपोल। और दूसरी चीज जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है आर, वो भी दोनों के लिए क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो ई एक्सियल है
और जो ई इक्वेटोरियल है, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा कि ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। मनमीत ये चीज ध्यान रहेगी बेटा, ठीक। एक था बेटा। अब ये देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं बेटा एक्सियल पॉइंट की, तो एक्सियल पॉइंट इज फर्दर नोन एज एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल पॉइंट का जो दूसरा नाम होता है वो क्या ध्यान रखना है, एंड ऑन पोजीशन। और जो इक्वेटोरियल लाइन होती है बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है, बोर्ड ऑन पोजीशन। ठीक है, ये भी ध्यान रखने हैं कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी आपकी, ठीक, बोर्ड ऑन पोजीशन, और एक्सेल पॉइंट कौन सा हो गया आपका, एंड ऑन पोजीशन। ये उनके दूसरे नाम होते हैं। भाई जैसे घर में नाम हो गया, अब जैसे हमारा मनमीत भाई है तो घर में इसको बुलाते हैं मन्नू, है, तो इस तरीके से इनके भी नाम है बेटा, ये ध्यान रखने हैं आप लोगों ने। देन अब आ जाइए, देखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई कहाँ भाग रहा है यार, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है यार। हाँ ये देखिए बेटा, अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखते हैं। सपोज हम कहते हैं कि यार ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट इस तरीके से, और ये तुम्हारी नेगेटिव प्लेट इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाती है, ठीक। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू। अगर कहा कि एंटर विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू, तब तो ले लेंगे, अदरवाइज इसको लेने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, तो वो चीज देखते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल बिंदास एंटर कर रहा है, ठीक है, इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, जो कि कैसे डायरेक्टेड है, इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इस सिचुएशन को तुम देखते हो, तो यहां दो पॉइंट बन जाते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के। सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस विल नॉट बी देयर। यहां किसी भी तरीके से हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो भी फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस पे लगेगा, वर्टिकल वाई एक्सिस पे। एंड फोर्स अलोंग वाई एक्सिस विल नॉट बी जीरो, और बेसिकली वो फोर्स होगा कितना, दैट विल बी इक्वल टू ई क्यू नॉट, इसके बराबर रहेगा, ठीक। क्योंकि आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स नहीं लगा। इस वजह से हमारे चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और क्योंकि y एक्सिस के अलोंग उस पर फोर्स लगा है, कितना लगा है, ई क्यू नॉट लगा है, हमने चार्ज क्यू नॉट लिया हुआ है ना, तो ई क्यू नॉट लगा है। एंड फर्दर हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जैसे ही इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एम ए इज इक्वल्स टू ई क्यू नॉट। सो दिस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस विल बी ई क्यू नॉट बाय एम। तो ये जो ए है बेटा, दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि यूनिफॉर्म चार्ज, जो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशंस कहां और कैसे ली जाएगी, ये पॉइंट याद रहेगा सभी को अच्छे से बेटा। ये वाला पॉइंट सभी को ध्यान रहेगा प्रॉपरली, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिए बेटा, यहां से आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास क्या चीज आती है, इसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। सो देखिएगा सर, एक्स एक्सिस वाला रिपीट कर देते हैं। देखिए आकाश जी, क्या एक्स एक्सिस पर, आकाश ये देखो डायग्राम, क्या आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स लगा पा रही है बेटा। नो सर। और जब कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, द बॉडी विल टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट। मतलब जितनी वेलोसिटी से वो चल रही थी, वो उतनी वेलोसिटी से चलती रहेगी, जिसकी वजह से वहां एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, शून्य। डन। सर हाँ। चलिए जी, सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स
एंड गॉसेस थ्योरम का पॉइंट खत्म होने वाला है, बस ध्यान से देखिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई जब आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो सीधा सा पॉइंट जब इसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो क्या ध्यान रखना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, पहली चीज भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है, बट कंडीशंस है। सो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे, क्रॉसिंग आउट यूनिट एरिया। भाई कौन सी फील्ड लाइंस, कौन सी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि यूनिट एरिया को क्रॉस करेंगी, पर कैसे, इन नॉर्मल डायरेक्शन। किस तरीके से क्रॉस आउट करें, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो उन्हीं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जिसको कि जब मैथमेटिकली लिखने की बात आती है तो तुम लोग किस तरीके से लिखते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप लोगों ने लिखा इस तरीके से दैट सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल और किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो फ्लक्स विल ऑलवेज बी रिटन एज ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जिसको कि जब आप रिजॉल्व करके लिखने की कोशिश करते हैं तो यहां से क्या बन जाता है आपका ई डी एस कॉस थीटा। और इसको और प्रॉपरली लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला बन जाता है ई डी एस, जो स्मॉल सरफेस है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया एंड कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखोगे वो क्या ध्यान रखोगे, ई ए कॉस थीटा। फिर इसकी यूनिट्स को लेकर के अगर बात की जाती है बेटा तो दो तरीके से लिखनी है आप लोगों ने। एक तो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, और दूसरी दिस इज वोल्ट मीटर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये चीजें ध्यान रहेगी बेटा सभी को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर के ये चीजें ध्यान रहेगी। ठीक, और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका जिसपे कि काफी बच्चे लोग गलतियां करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करेगा एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट किस पर रहेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट किस पे डिपेंड नहीं करेगा, सो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस के एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज किस तरीके की क्वांटिटी है, सो इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाते हैं आप लोगों के पास फ्लक्स को लेकर के। और फिर इसके बाद आ जाती है आप लोगों की गॉसेस थ्योरम और उसके छोटे छोटे एप्लीकेशंस जो थे उनके सभी फॉर्मूलाज। तो अगर आप लोगों ने बात करी गॉसेस थ्योरम को लेकर के, सो गॉसेस थ्योरम ने आप लोगों से क्या कहा कि भाई अगर आप लोगों के पास एक क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज्ड सरफेस ने एक चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने पॉजिटिव रखा, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस विल बी मूविंग आउट, ऐसे रेडियली बाहर की तरफ रहेंगी इस तरीके से। सो ये क्या बनेगा, आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक, तो गॉसेस थ्योरम ने क्या बोला कि एक क्लोज्ड सरफेस जिसने कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के चार्ज को एनक्लोज कर रखा है, तो वहां से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 by epsilon नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड।
जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है अंदर, बाहर नहीं होना चाहिए सरफेस पे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि अंदर कितना चार्ज है। सो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को गॉसेस थ्योरम का पॉइंट। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखना that with the help of Gauss's theorem, with the help of Gauss's theorem, we can calculate इलेक्ट्रिक फील्ड। हम गॉसेस थ्योरम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट तो कर सकते हैं, पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरीके की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रीजन रहेगा वो किस तरीके का रीजन रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन रहेगा बेटा। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक, तो ये तो गॉसेस थ्योरम का बेसिक की पॉइंट चला जाता है आपका। अब इसके अंदर कुछ केसेस हुआ करते थे आपके। ठीक है, तो सबसे पहला केस अगर आप लोग लिखते हैं बेटा यहाँ पे, तो वो लिखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज। भाई, ड्यू टू अ लीनियर चार्ज का मतलब क्या बना, वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स लैम्डा। तो अगर आप लोग एक वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो कितनी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लिखी जाएगी आपकी। ठीक है, फिर इसी के बाद आपका दूसरा केस आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज। ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज। एंड थिन शीट ऑफ चार्ज, तो इसमें इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट विल बी सिग्मा। तो अगर आप लोग यहां देखते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बनता था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको साफ नजर आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो है कि अगर हम लोगों ने बात करी किसकी, एक थिन शीट के लिए, पर इसी के अंदर केसेस आते थे। ठीक है, तो वो केसेस किस तरीके से, कि भाई आप लोगों के पास दो थिन शीट्स हैं, ये शीट एक्स, ये शीट वाई, एंड बोथ द शीट्स आर चार्ज्ड विद सेम पोलैरिटी। या तो ये रहेगा, और या फिर आपके पास केस आ जाता है कि दैट बोथ द शीट्स आर चार्ज्ड विद अपोजिट पोलैरिटीज। ये चीज ली हम लोगों ने। ठीक, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो क्या होगा, देखो बेटा, प्लेट एक्स इन बिटवीन बात कर रहे हैं अभी हम लोग, बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, तो भाई पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी बन गई, जीरो। चाहे फिर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे फिर दोनों नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। फिर अगर तुम आते हो अपोजिट नेचर पे, तो प्लेट एक्स से देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स को तुम लोगों ने लिख लिया ड्यू टू एक्स एंड प्लस ड्यू टू वाई, और दोनों को एड ऑन करा तो कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है कब, जब आपके पास अपोजिट नेचर चल रहा है। ठीक है, फिर बिल्कुल इसी तरीके से देख सकते हैं आप लोग ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। तो उसमें क्या करा आप लोगों ने, कि भाई ये शीट्स ली आपने, सपोज दोनों शीट जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं आपकी, इस तरीके से।
ठीक है। और नेक्स्ट केस में आपने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज और ये पूरी की पूरी नेगेटिव चार्ज। तो अब यहां पर जो आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ऑन राइट साइड ऑफ प्लेट्स, ऑन राइट साइड ऑफ प्लेट्स और शीट्स। ठीक, तो यहां पर जब आप लोगों ने बनाया तो क्या करा, दोनों की राइट साइड देखनी है, एक्स की भी राइट साइड पॉजिटिव से आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वाई की भी राइट साइड पॉजिटिव से आउटवर्ड दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शंस क्या हो गई, सेम। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो आपने ई नेट आउटसाइड द प्लेट्स, ठीक है, जब ई नेट को लिखा तो वो कितना बन गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर नीचे वाले केस में करते हो जिसमें कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो भाई दोनों के राइट साइड पॉजिटिव से आउट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव से इन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट, एंड कैंसल्ड आउट होकर के जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी दिस विल बी जीरो। तो ये दो केसेस देखे हमने, पहला ड्यू टू लीनियर चार्ज एंड दूसरा ड्यू टू थिन शीट, और थिन शीट में सिचुएशंस कैसे चलेंगी। ठीक, फिर इसके बाद जो अगला केस आता है बेटा आप लोगों के पास, उसके अंदर कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग केसेस आते थे तुम्हारे, तो अलग अलग केसेस कैसे, तुम्हारा शेल ये है इस तरीके से, इस शेल का जो रेडियस है वो है आर, और इस शेल पर जो चार्ज है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 3 पॉइंट्स। ठीक, सबसे पहला केस आ जाएगा इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, कहानी खत्म, अंदर चार्ज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, शून्य। फिर दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, भाई मान लीजिए वो आउटसाइड इस पॉइंट पे कहीं कह रहा है, पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए का डिस्टेंस तुमने कंसीडर कर लिया कि भाई पॉइंट ए का डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, तो पॉइंट ए पर कितनी लिखोगे, दिस इज के क्यू डिवाइडेड बाय, क्यू विल बी द टोटल चार्ज ओवर द सरफेस, सो के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप लोग ये लिख दो पूरा का पूरा अच्छे से, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। और फिर तीसरी बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, अगर सरफेस पे जाते हो तो सरफेस पर क्या होगा, दिस इज के क्यू, अब सरफेस तक का डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो या फिर इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस बनते हैं एक शेल के लिए, जिसमें कि एक ग्राफ भी बनता है आपका छोटा सा, कि भाई इस तरीके से करके ये चीज बनाई। ठीक, और यहां पर हम लोगों ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विल बी इन न्यूटन पर कूलम, और यहां पर क्या रहेगा बेटा, डिस्टेंस। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉइंट लिया हम लोगों ने, ये तो हो गया हमारा सेंटर, ओरिजिन जो है ये क्या रहेगा हमारा सेंटर, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सरफेस। तो अगर देखा जाए ध्यान से, सेंटर से लेकर के सरफेस तक, सरफेस के अंदर तक देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो। सरफेस के बाद वो इनवर्सली टू द स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये देखिए, सरफेस के बाहर कैसे, इनवर्सली टू द स्क्वायर, इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो कहां रहेगी, राइट ओवर द सरफेस। तो यहां सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, मैक्सिमम, और इसके बाद वो कैसे कर गई बेटा, ये चीज, दिस इज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये ग्राफ भी ध्यान रखना है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक, फिर इसके बाद आपके पास जो इसके अंदर लास्ट सिचुएशन बनती है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
सॉलिड स्फेयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर की वजह से क्या बनेगा, इसके अंदर तुम्हारे पास देखो कितनी सिचुएशंस बनती है बेटा। ये तुम लोगों ने लिया अपना एक सॉलिड स्फेयर, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, चार्ज जो है इसमें थ्रू आउट है, हर जगह पे हर पॉइंट पे कोई कमी नहीं, हर जगह चार्ज चल रहा है बेटा, जहां जगह मिल रही है वहां चार्ज अपनी जगह बना करके काम कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि अब अंदर मास आ गया तो इसका अपना क्या रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रख ली तुमने रो, ठीक। अब यहां देखो सेंटर से शुरू करना है और सेंटर से बाहर आते जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी सेंटर पर, ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, दैट विल बी जीरो, सेंटर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। फिर इसके बाद आप लोग सेंटर से बाहर, सेंटर से दूर चलते हैं, पर सॉलिड स्फेयर के अंदर ही रहते हैं, ठीक। ये सेंटर पर तो आपने पॉइंट ओ ले लिया। नाउ आप लोग आ जाते हैं अब पॉइंट ए पर, ठीक है, जिसका की डिस्टेंस आप लोगों ने कंसीडर कर लिया से एक्स, ठीक। तो ये पॉइंट तुम्हारा सॉलिड स्फेयर के अंदर, तो जब तुम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक। सो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी रो एक्स डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नोट्स में चेक कीजिएगा गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में, तो वहां शायद से आपके पास है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां डिस्टेंस हमने आर लिया है, यहाँ फिलहाल मैंने एक्स कोटेशन डाल दी तो मुझे एक्स की टर्म्स में लिखना पड़ेगा रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर इसके बाद आप लोग चले जाते हो सरफेस पे, सपोज एट पॉइंट बी, यहां आ जाते हैं, और यहां हमारे पास रेडियस है इसका कैपिटल आर, ऐसा कुछ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग लिख रहे हैं सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस कितनी लिखी जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर स्क्वायर, और या फिर आप लेंगे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है आप लोगों की सरफेस पर। और अगर आप लोग आते हैं बाहर, सरफेस से बाहर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर आउटसाइड द स्फेयर, तो सपोज आप लोगों ने एक ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं पॉइंट सी, ठीक है। चार्ज है हमारे पास Q, और ये डिस्टेंस है हमारे पास से Y, इसके लिए जो डिस्टेंस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया वो कंसीडर कर लिया है यहाँ पर Y। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लिख रहे हैं बेटा आप लोग, तो कितना लिखेंगे, के क्यू बाई डिस्टेंस Y का स्क्वायर, और या फिर इसी को आप कितना लिख पाएंगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Y स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 केसेस बन जाते हैं किसके लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए। फिर इसी के अंदर आपको एक ग्राफ भी ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से, कि भाई ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स ये रखे आपने, यहां हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन न्यूटन पर कूलम, और इधर रख लिया आप लोगों ने डिस्टेंस, ये हो गया सेंटर, ये आ जाती है तुम्हारे पास सरफेस, और इसके बाद आउटसाइड द सरफेस। तो अगर तुम लोग अपने फॉर्मूले के अंदर जाकर के देखते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर तो कितनी हो गई, जीरो, और फिर जब अंदर है तो वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है, डायरेक्टली। पर जैसे ही सरफेस पर आ जाते हो और सरफेस से बाहर, तो उसके बाद वो कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली। तो यहां पर आप लोगों ने क्या करा भाई, सरफेस ये लिया पॉइंट, तो सेंटर पर तो कितनी होगी, जीरो, सेंटर से सरफेस के अंदर तक कैसे वेरी कर रही है, डायरेक्टली, और उसके बाद कैसे होगी, इनवर्सली टू द स्क्वायर। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड में आपके पास डायरेक्टली टू एक्स, ये जब बाहर चले गए तो यहां पर कितना हो गया, इनवर्सली टू वाई स्क्वायर, और सरफेस पे फिर से क्या बन गई, मैक्सिमम, इस तरीके से बेटा,
ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, ध्यान रखने हैं अपने इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड फ्लक्स को लेकर के बेटा। तो यहां तक की सारी चीजें अच्छे से तैयार कर पाएंगे आप लोग?